एक सेकेंड। हाँ ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक एक चीज को मैं डिस्कस करता जाऊंगा और फिर उसके बाद आप समझ से जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पीपीटी है हमारी। देखिए, ये हमारा सेकंड नंबर का पीपीटी है। इसमें पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? टू पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, इस में आप देखेंगे, देखिए ये यहां से हम पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज वी अप्लाइंग द फोर्स। और इसी केस में हम, नेक्स्ट वाला केस है, इसमें हम पुल कर रहे हैं, दैट इज फोर्स। इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। हाँ, नीचे डेफिनेशन भी लिख दी है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स का मीनिंग क्लियर हुआ? यस नो करते चले जाइए। यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में इसमें दिया है, देखिए पुली, यहाँ से हमने एक पुली लगा दी है और यहाँ से ये रोप ले लिया और ये लोड है। बी पुल द मीन्स रोप को पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से ये पुल का केस हो गया हमारा। और नेक्स्ट हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट हमारे हाथ पे रखा हुआ है तो वहां पर हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे हैं और पुल भी कर सकते हैं, यहाँ पर पुश और पुल। एंड नेक्स्ट, दो जैसे हैंड्स के बीच में बॉल है या कोई भी बैलून है, उसको प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पुश और पुल के एग्जाम्पल हैं, इट मीन्स वी एक्सर्टिंग फोर्स। चलिए कैरम बोर्ड पे आ जाइए, कैरम बोर्ड पे खेलेंगे। यहाँ पर जैसे हम स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकर को हिट करते हैं, पुश करते हैं, तो दैट इज बी अप्लाइंग द फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल में डिस्कस करता जाऊंगा। पुश, ये हैमर से हम एक जगह बीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम हैमर चला रहे हैं और ये भी हैमर है। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ अ पुश। भाई यहाँ हैमर हमने मारा और देखिए ये नीचे उसमें बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट केस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, एक्चुअली बेटा मैं तुम्हें पहले बेसिक मीनिंग थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फिर इसका नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा। मैं आपको चैनल पे भी डाल दूंगा और इसके यहाँ पर भी गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगा, ये पीपीटी में गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक सेकेंड। हाँ, इफेक्ट ऑफ फोर्स पे आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे, अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव्ड बाय फोर्स। ये बॉडी रेस्ट में थी और इस पर फोर्स लगाया गया, तो इसको दैट कैन बी मूव्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। यहाँ पर अ बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अ फोर्स, इधर से बॉडी मूव कर रही है मोशन में और यहाँ से हमने फोर्स लगाया तो इसे रोक लिया। तो मीन्स दैट बॉडी कैन बी ब्रिंग द बॉडी इन अ रेस्ट। तो किसी भी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं और किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। देखिए यहाँ पर कोई भी जैसे बॉडी मूव कर रही है और इसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। बॉल को जैसे ऊपर से प्रेस किया तो नीचे की तरफ जा रही है बॉल, सॉरी, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हम उससे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये फोर्स चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इस केस में भी देखिए, यहाँ से स्प्रिंग को इस अपने डायरेक्शन में पुल ऑन कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम पुल ऑन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेच हो रही है। अ बॉडी स्प्रिंग कैन बी चेंज स्ट्रेच इन इट्स शेप एंड साइज ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। नेक्स्ट लाइन से भी यही है, दैट चेंज इट्स शेप एंड साइज, कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पर भी उसका शेप एंड साइज हमने चेंज कर दिया।
अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इनको थोड़ा सा हमने एक जगह कंपाइल किया हुआ है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। भाई हमारी बाइक चल रही है, बाइक पे ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। एक्सेलेरेटर दे दिया, फोर्स लगाया उसमें, भाई हमारा इंजन, जो बाइक का इंजन है, दैट एक्सर्टिंग अ फोर्स, तो उसकी स्पीड अप कर सकते हैं। डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जगह। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये सारी चीजें जितने भी अभी हमने दिखाए थे केसेस, वो यहाँ पर हमने लिख दिए। अब देखिए, फोर्स की हमने अभी डेफिनेशन क्या दी थी, टू पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यही डेफिनेशन दी थी, टू पुश और पुल टू एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पर इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से हमने डिफाइन किया है, अ फोर्स विच इज अ इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। शॉर्ट में बिल्कुल लिख सकते हैं हम, टेन एंड विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। यहाँ पे हमने लिखा है इस जगह पर, अ फोर्स इज द इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, विच टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी, एंड टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन, और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो जितने भी अभी तक हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े थे, वो सारे के सारे हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अनुष्ठान क्लियर है बेटा? कोई डाउट? यस माथुर, कहाँ गए? नो सर, नो नो डाउट, डाउट। ओके गुड। अब बात आती है बेटा, बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर कितने भी फोर्स लग रहे हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाए, दैट इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर एक केस, देखिए ये वाला केस, ये बॉडी है, ये बॉडी है। अब इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ये टेबल टॉप एक्सर्टिंग अ रिएक्शनल फोर्स अपर डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल, और दिस फोर्स इज एक्सर्टिंग इन दैट डायरेक्शन। एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, इधर एफ फोर्स लग रहा है। अब देखेंगे इसमें, एफ फोर्स इधर है और एफ फोर्स इधर है, तो दे कैंसिल टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शनल फोर्स ऊपर है और नीचे रिएक्शनल फोर्स हमारा, देखिए रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और वेट नीचे की तरफ लग रहा है। देखो कभी कभी बच्चे कहते हैं, मनीष सर वेट की बात तो हमें समझ में आती है, वेट की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन हमें रिएक्शनल फोर्स वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि किसी भी बॉडी के ऊपर रिएक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इसका एक मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर कोई बॉडी यहाँ टेबल टॉप पे रखी हुई है, अगर खाली उसके ऊपर रिएक्शनल रिएक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी को धीरे 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 करके ऊपर उठना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम ये कहें कि वेट ही काम कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, इस बॉडी को, इस टेबल टॉप को ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए, इस बॉडी को ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट हमारा दूसरा आता है, अ ब्लॉक ऑन अ टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय मेनी फोर्सेस। इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। F force applied by the left hand and F force applied by the right hand. The weight of a block is balanced by the reactional force on the block. Sorry, यहाँ पे हमने इसका नोट दिया हुआ है, when a body at rest is acted upon by the balance forces। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब वो बैलेंस फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं। द बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस, रेस्ट में तो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, बॉडी रिमेन्स इन स्टेशनरी कंडीशन। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट हमारा आता है, सेकंड पॉइंट आता है, व्हेन अ बॉडी, when a balance forces act on a body moving with a constant velocity। बेटा यहाँ वर्ड यूज किया है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया।
It means that body is said to be in the means rest or in a without moving with a constant velocity. It means in that case balance forces are acting on a body. अब इसका एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है. When a raindrop fall from a clouds at a greater height, the drop at the first gain the velocity due to gravity of the earth. ऊपर से अगर हमारी रेन ड्रॉप गिर रही है तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है. आफ्टर दैट दैट बॉडी एक्वायर द कॉन्सेंट मींस ड्रॉप एट फर्स्ट. इसमें एक वर्ड यूज किया है, फर्स्ट गेन द वेलोसिटी, ठीक है. देन वेलोसिटी गेन क्यों कर रही है वो? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ सम हाइट अ स्टेज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. कुछ हाइट पे आने के बाद वो बॉडी रेन ड्रॉप जो होती है हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, और इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे, और बैलेंस फोर्स जब एक्ट करेंगे फिर उसके बाद बॉडी मूव्स विद दैट रेन ड्रॉप मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर हम दूसरी बात करेंगे. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप विल बी जीरो, हैंस मोर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ऑन द ड्रॉप. देखिए इस केस में जब हम बात करते हैं वेट ऑफ बॉडी नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक अपवर्ड फोर्स है उसकी वजह से वो ऊपर एक्ट कर रहा है, वो बैलेंस हो जाता है. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप विल बी जीरो, हैंस नो मोर एक्सेलरेशन. तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इसका अंदर, फोर्स जीरो है. Therefore, raindrop move with a constant velocity, and which was last gained by the drop just before reaching the equilibrium condition. अब आपको एक नई चीज मैं आपको बता देता हूं जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं. यहाँ जो बॉडी हमारी मूव कर रही है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. वो क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी. उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम आगे दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप while reaching the surface of earth if they continue to move only under the action of gravity? Can you imagine the speed of raindrop while reaching? कभी ये दिमाग में ये कंसेप्ट आया ही नहीं हो आपके? आया कभी कि भाई विस्कस फोर्स लग रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी अर्थ सरफेस पे? ये चीज नहीं आई होगी. ये आपको एक नई चीज हमने आपको बता दी. ये जनरली हम क्या करते हैं 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, वहां पर आती है, लेकिन अब आपके थोड़े सिलेबस में तो हमने कहा बिल्कुल बता देनी चाहिए. देखिए सपोज द क्लाउड्स आर एट द हाइट ऑफ 3 किलोमीटर, इसका मतलब 3000 मीटर हो गए. एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई. तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की जगह पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना था भाई, ये गलत कर दिया, ठीक है. यहाँ पर इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई और करना था, ठीक है. ये g इंटू एच कर दिया है, g इंटू एच कर दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना था, ठीक है. यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और होगा, एक सेकेंड, सॉरी. चलिए ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और होगा, तब जाकर के इसे सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है. इसमें पीपीटी में थोड़ा चेंज है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट, अ रेन ड्रॉप विद सच अ हाई वेलोसिटी इज फास्टर देन द बुलेट. भाई 617 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड कैन थ्रू अ स्मॉल मीन्स किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ये क्रॉस कर सकती है. ह्यूमन स्कल की बात की है ये हमने, ठीक है. नेक्स्ट है, दो द बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस द मोशन. बैलेंस फोर्सेस अपने आप मोशन नहीं प्रोड्यूस करते हैं इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और अगर बॉडी मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन दे कैन हाउ एवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो ये कैन नॉट, ये कोई भी चेंज नहीं हो सकता.
एग्जाम्पल एक और लिया है, व्हेन अ बॉल इज प्रेस्ड बिटवीन द हैंड्स एंड फोर्सेस आर बैलेंस बट बॉल इज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, क्योंकि वहां चेंज हो गया ना बस। फिर उसके बाद यहाँ पे इस केस का जो हमारा चेंज करने का है वो हमने ले लिया थर्ड पॉइंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को लिया है, दो द बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे कैन क्या कर सकते हैं, हाउ एवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम, अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वो अनबैलेंस फोर्सेस है। अनबैलेंस फोर्सेस में क्या है, एक फोर्स ज्यादा हुआ एक फोर्स कम हुआ तो उसकी वजह से बॉडी मोशन में होगी। यहाँ पर जिससे हम बात करते हैं, देखिए व्हेन वी टॉक अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी यूजुअली मीन, सॉरी, यूजुअली मीन एन अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। व्हेन अ टोटल फोर्स ऑन अ प्लेन इज इन वन डायरेक्शन, टोटल फोर्स, यहाँ पे total force on a plane is in one direction, the force is called unbalanced force. Unbalanced force change the motion of the plane, and for instance when thrust is greater than the drag it is unbalanced force। भाई वेट ये रहा, थ्रस्ट ये रहा, ड्रैग ये रहा, यहाँ पे हमने दिखा दिया है उसे ड्रैग कर, ये लिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर वेट नीचे एक्ट कर रहा है और ये लिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर थ्रस्ट ग्रेटर है जिसकी वजह से ये प्लेन वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। causes the plane to speed up or accelerate. In addition, as the velocity of the plane increases, the lift force increases, lift force भी increase कर रहा है, becomes the unbalanced force that causes the plane to fly। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये प्लेन की स्पीड बढ़ रही है और ये फ्लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल यहाँ लिया है, देखिए यहाँ पर रिएक्शनल फोर्स ऐसे है, वेट ऐसे है, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, बट इस बॉडी और टेबल टॉप के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और यहाँ से ये अप्लाइड फोर्स है, बट दिस वन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, applied force is greater than the frictional force, then that block moves in the direction of applied force, it means that is the unbalanced force। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हमारा टॉपिक शुरू होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच, sorry, by which it will continue in its state of rest or in its state of uniform motion, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है कि दैट बॉडी, इफ बॉडी विच इज इन रेस्ट देन दैट बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। जैसे टेबल टॉप के ऊपर अगर आपने बुक रख दिया तो वो बुक दैट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज और है इसमें, मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। इसमें लिखा है द इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, उस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, सॉरी इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ बॉडी मेजर बाय द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये लिखा है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया बॉडी। इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड इन पार्ट्स, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, inertia of squeezing, मतलब these are the types of inertia। ये क्या है, types of inertia। और इस नेक्स्ट लाइन से हम ये कंक्लूड करते हैं जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा उस बॉडी का मास भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया लाइटर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल बताइए, एक ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा हुआ कि एक कार का इनर्शिया ज्यादा हुआ, बताइए। यस यस माथुर, ट्रेन। ट्रेन, ट्रेन। गुड, वेरी गुड, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा हुआ।
एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, और या लर्न करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा है ना, इनर्शिया इट इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो बड़ा सिंपल सा है, सुबह हम जैसे रात को हम सो गए, सुबह उठने के लिए मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं कि उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन आपकी बॉडी पूरी रेस्ट में है, तो आराम से आप उठ भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे? ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ योर बॉडी, ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ योर बॉडी। समटाइम्स वी आर नॉट फीलिंग वेल, तब भी हम रेस्ट करना ही चाहते हैं। क्यों रेस्ट करना चाहते हैं? उसका रीजन यही है, ड्यू टू इनर्शिया, मीन्स ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की इनर्टनेस की वजह से ऐसा होता है। लेकिन फिजिकली, इन फिजिक्स, जनरली इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, inertia of body, quantity which measure the inertia of body, that is mass. ठीक है, more inertia more mass, more mass more inertia. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, a stone of size of a football has more inertia than football. ठीक है, a stone of size of a football, फुटबॉल की साइज का एक स्टोन ले लिया और फुटबॉल ले लिया, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? स्टोन का। स्टोन का। क्रिकेट, हाँ, a cricket ball has more inertia than rubber ball of same size. ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल आगे देखेंगे। कैरम बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, कैरम बोर्ड बना हुआ है, ऊपर सारे आपके जितने भी खेलने के स्ट्राइकर हाथ में है, और ऊपर क्वीन रखी हुई है, रेड कलर की दिखाई दे रही है। यस सर। अच्छा, अब स्ट्राइकर से हम जैसे ही इसको हिट करेंगे तो नीचे के जितने भी आपके जो पार्ट्स हैं नीचे का, क्वीन वहीं की वहीं गिर जाएगी, बाकी की सारे जो इसकी वो हैं ब्लॉक्स हैं वो आगे इधर उधर फैल जाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर भी वही चीज मैंने शेयर की है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो यहाँ पर देख रहे हैं ये, सॉरी, हाँ, देखिए यहाँ पर एक जो क्वीन गिर गई, बाकी की देखिए एक इधर आ गई और इधर उधर फैल जाएंगी। नीचे वाली जिसको आप हिट करेंगे वो नीचे वाली निकल के इधर आ गई। भाई इस स्ट्राइकर से मैंने मारा, भाई पिछले वाले में अगर मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ से स्ट्राइकर से हिट किया, मान लीजिए ये ब्लैक वाली पे लगा, तो ये ब्लैक वाली नीचे से निकल के आगे चली जाएगी, तो ये क्वीन बैलेंस खराब हो जाएगा, तो क्वीन यहीं की यहीं नीचे गिर पड़ेगी। और इसका मैंने यहाँ पर ये एक शो किया है, फिगर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला केस है। देखिए यहाँ पर इस एक एक्टिविटी ले ली, यहाँ पर एक टम्बलर लिया और टम्बलर के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दिया और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब हम इस पोस्ट कार्ड को फ्लिक कर देते हैं, ठीक है, फिंगर की हेल्प से इसको फ्लिक किया तो पोस्ट कार्ड निकल के इधर आ जाएगा और वी ऑब्जर्व दैट कॉइन फॉल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों गिर पड़ा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पर भी एक फिर और एक एग्जाम्पल ले लिया है, वही सब एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। A passenger in a bus jerk backward when a bus starts suddenly because the passenger tends to be in inertia of rest, whereas the bus moved away forcefully. Next है, when a bed sheet is flicked away suddenly, dust particle fall away, flies off कर सकते हैं या fall away as they tend to move in inertia of rest. When a branch of tree, आजकल अभी थोड़े दिन पहले जामुन का सीजन निकल के गया है, चल भी रहा है, थोड़ा बहुत आम का निकल गया है, तो जिस पेड़ पे अच्छी अच्छी जामुन लगी हुई है उस पेड़ को थोड़ा सा उस डाली को हिला दीजिए तो पकी वाली जामुन नीचे गिर पड़ेंगी और वो दैट ब्रांच दैट कम्स इन अ मोशन। वो मैंगो का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि उसको आप हिला देंगे उस ब्रांच को, ब्रांच ऑफ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, उसको जर्क दे दीजिए तो आप देखेंगे मैंगो नीचे गिर पड़ा और वो ब्रांच मोशन में आ गई, क्योंकि दैट मैंगो विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट्स व्हाई मैंगो फॉल डिटैच फ्रॉम द ब्रांच, और वो ब्रांच मोशन में आ गई, ब्रांच तो मोशन में चली गई, मैंगो रेस्ट की कंडीशन को कंटिन्यू किया, इसलिए वो गिर पड़ा।
अब मैं दोनों सेकेंड नंबर का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा ब्लैंकेट है या बेडशीट है, और उस ब्लैंकेट को आप जर्क देंगे, उसको थोड़ा सा फ्लिप करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें से डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए से दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्लैंकेट था या बेडशीट थी, दैट कम्स इन अ मोशन, बट डस्ट पार्टिकल विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, सो दे विच अपीयर टू फ्लाई ऑफ। ठीक है। अब एक ऊपर वाला एग्जाम्पल है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, अपने जैसे सोफे पे बैठे हुए हैं या अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए जैसे बस में आप सीधे बैठ जाते हैं सीट पर, और अपने फ्रेंड से सीधे बैठ जाते हैं, तो बस सडनली मूव करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे सडनली मूव कर जाती है, तो हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी विच इज अटैच्ड टू अ बस सीट, दैट कम्स इन अ मोशन, वो किस में आ गया? मोशन में आ गया। बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो जिसकी वजह से रेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बस चल रही है, बस रोड पर चल रही है, और बस सडनली ब्रेक ले लेती है, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। उसका रीजन क्या होता है? कि जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, दैट कम्स इन अ मोशन, वो तो बस की सीट से अटैच है हमारा बॉडी का लोअर पार्ट, और अपर पार्ट ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से वी फॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो डेली रूटीन में आप देखते रहते हैं, क्लास में आप बैठे हुए हैं, कभी कभी आपका मित्र निकल के जा रहा है, आप टंगड़ी लगा देते हैं, वो गिर पड़ता है। क्या होता है भाई? उसके जैसे ही आपने पैर लगाया और उसके पैरों से टकराया, तो उसमें क्या होगा? देयर फीट इट कम्स इन अ रेस्ट, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई दैट स्टूडेंट फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, यहाँ पर हमने इनर्शिया ऑफ पैसेंजर इन अ बस जर्क वो वाला भी डिस्कस किया है। एथलीट आफ्टर रीचिंग अ फिनिशिंग पॉइंट कैन नॉट स्टॉप। एथलीट होता है, एक फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वो सडनली उस पर नहीं रुकता है, थोड़ा आगे जाके रुकता है। क्यों रुकता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर का, अ कार टेक्स सम टाइम एंड मूव्स थ्रू सम मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। इमीडिएटली कार चल रही है आपकी रोड पे, और ये कहा जाए कि स्टॉप कर दीजिए, ब्रेक, तो वो धीरे धीरे रोकती हैं, एकदम से नहीं होती है। कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, आपने जैसे लाइट चली है तो फैन है, धीरे धीरे बंद होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑक्सीलेटिंग सिंपल बैंडों में डज नॉट हॉल्ट एट अ मीन पोजीशन, ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी स्विंग ले लीजिए, स्विंग है आपका, चल रहा है, और ये कहा जाए बीच में मीन पोजीशन पे आकर के उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, तो उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन दैट विल कंटिन्यू, उसको कई बार थोड़ी देर बाद वो रुक रेस्ट में आता है। नेक्स्ट हमारा एक ये है, व्हेन अ कार और बस टर्न्स अराउंड अ शार्प कॉर्नर वी टेंड टू फॉल साइडवेज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया टू कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस है, कि जैसे बस में बैठे हुए हैं और बस मूव कर रही है, सडनली टर्न करती है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में गिर पड़ते हैं। ये क्यों गिर पड़ते हैं? ड्यू टू सूडो फोर्स लगता है, और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस है। अब नेक्स्ट सेवेंथ एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ द मूविंग बस बिकॉज द जंपिंग मैन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया मोशन। आपकी बॉडी किसमें है? मोशन में, लेकिन आपने सीधे उस पर रोड पे जंप किया, योर फीट कम्स इन अ रेस्ट, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई मींस आपको जर्क लग सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ये हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब गिरोगे तो हेड इंजरी हो जाती है। इसीलिए जब भी हमें बस से, चलती हुई बस से उतरना है, तो हम हमेशा बस जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में मूव करके जंप करते हैं, और थोड़े से बस के डायरेक्शन में हम दौड़ते हैं। और अगर हमारी स्पीड कम हुई बस से, तो हमें जर्क लग जाएगा, हम गिर पड़ेंगे, और गिर पड़ेंगे तो हमें
चोट लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इट डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्वांटिटी ऑफ मोशन, देखिए जब भी हम क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी वर्ड आ गया इसका मतलब बॉडी का मास आ गया, मोशन वर्ड आ गया इसका मतलब वेलोसिटी आ गई। तो इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, सॉरी, P इज इक्वल टू mv हो गया। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। If a cricket ball or and a tennis ball move with the same velocity, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? क्रिकेट बॉल का, ठीक है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। If a cricket ball move with a different velocity, if two cricket balls move with a different velocity, दो क्रिकेट बॉल हैं, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से, तो then the momentum of a ball with greater velocity possesses more momentum, ठीक है। If a body is at rest, its velocity is zero, hence momentum is zero, but every moving body possesses a momentum। यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गई, every moving body possesses the momentum। Momentum is a vector quantity, it means it possesses the direction। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, मास की यूनिट केजी होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे रखा तो केजी मीटर पर सेकेंड हो गई। सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगी, केजी की जगह पे ग्राम हो जाएगी, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगी पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रह गया भाई। इनर्शिया फर्स्ट लॉ था। हाँ, इनर्शिया एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करना है उसमें। उसमें इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं कह सकते, ठीक है। उसकी रीजन है, इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। इसमें हमने फोर्स की बात कहीं नहीं की है। इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, इतनी ही बात कही गई है। अगर इसमें आगे हम ऐड कर देंगे तो ये ऐड कर देंगे अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। चलिए मैं अभी बता ही देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी बॉडी विल कंटिन्यू, हाँ मैं लिख देता हूं इसको, एक सेकेंड जरा, आप नोट कर सकते हैं तो लिख लीजिए। एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Sir, repeat please. हाँ मैं इसे लिख देता हूं बेटा, आप नोट कर लेना, ठीक है। लिखिए, एवरी बॉडी विल कंटिन्यू, every body will continue in its state of rest or in its state of uniform motion in a straight line, ठीक है। मैं इसे लिख देता हूं बेटा, हाँ एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यार, हाँ मैं लिख देता हूं इसे। एवरी, दिखाई दे रहा है बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। एवरी बॉडी Yes, sir. will continue in its state of its state of rest or in its state
of uniform motion. Motion unless acted, motion in straight line, sorry, एक सेकेंड, motion, uniform motion in straight line unless acted upon by some external force. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे हम आते हैं। ठीक है, वहीं फिर पीपीटी पे चल रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई देने लगा आपको? Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिए, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अभी मोमेंटम को हमने स्टडी किया था, तो मोमेंटम हमारा क्या था? P इक्वल टू mv। यहाँ क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। देखिए ये वाला जो निशान बनाया हुआ है हमने, ये डायरेक्टली फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो दिस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम टेकन ले लिया तो रेट से मतलब है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने ऊपर स्टेटमेंट आप देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। डेल्टा P से मतलब ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस mu अपॉन t, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन लिया, v माइनस u अपॉन t। और ये रिलेशन हमारा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आपका टाइम हो गया, अभी मैं इसी को टॉपिक को कंप्लीट करके बंद कर रहा हूँ। ठीक है, F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और इस k की वैल्यू हमारी 1 होती है। कैसे होती है? जब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, यूनिट मास लिया, यूनिट एक्सेलरेशन हुआ, तो k की वैल्यू 1 हुई। तो F इज इक्वल टू ma। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू acceleration. Force is equal to